मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त HIV बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके रीज़न और असबाब क्या हैं और हम इस मूज़ी मर्ज़ से किस तरह से बच सकते हैं और ये किस कदर ख़तरनाक है। तो इन तमाम आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। बार बार लोगों ने पूछा है और स्पेशली हमने HIV के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल में, उसे आप विजिट करें। उसमें खासकर एक हमने नुस्खा दिया है, एक वीडियो की टाइटल है तिब्बे नबवी से HIV या एड्स का यकीनी इलाज, तो आप उससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। एक बेहतरीन एक वीडियो है, आप बेहतरीन नुस्खा है तिब्बे नबवी का। HIV के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नेगेटिव हो पाए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप भी इस खैर के काम में शामिल हो जाएं सिलसिले में और आपको भी अजर अजीम मिल पाए। मेरे अजीज साथियों, HIV मैं तो कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से एक अजाब है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह के काम करते हैं, तो वो तो इस अजाब का मुस्तहक हैं, उन्हें तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद जो कि बेगुनाह हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं, जिन्होंने कोई कभी पूरी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आखिर रीज़न और असबाब क्या हैं? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जिनसी बेराह रवी, यानी कि अपने अहलिया या अपनी बीवी के अलावा किसी और से जिनसी ताल्लुकात कायम करना, क्योंकि वो जिस्म फरोश औरतें होती हैं, उनके पास बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, एक दिन में कई अफराद उनसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो HIV इन्फेक्टेड हों या उन्हें तो इन्फेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो आप अपनी जिनसी तस्कीन के लिए ऐसी औरतों का जब रुख करते हैं तो आप यकीन जानें, जब आप पहली मर्तबा ही उनसे मिलते हैं या एक दो मर्तबा उनसे मिलते हैं और इंटरकोर्स करते हैं, जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, तो आप HIV में मुब्तला हो सकते हैं। वो इन्फेक्शन आपको लग सकती है। ये न सिर्फ मादा तौलीद से फैलती है बल्कि आप किसिंग करना, यानी किसिंग करना आप समझ सकते हैं कि जो कि जिनसी तस्कीन के लिए जिन औरतों से मुलाकात करते हैं तो वो किस तरह से किसिंग करते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप HIV में इन्फेक्टेड हो पाएँ। और उसके अलावा वो बेगुनाह हजरात जो कि HIV में मुब्तला हो रहे हैं, मसलन एक बंदा जो कि अपनी जिनसी तस्कीन के लिए गया किसी फाहिशा औरत के पास, उसने तो तस्कीन हासिल कर ली है, लेकिन उसके घर में जो उसकी अहलिया या बीवी है वो तो बेचारी बेकसूर, उसको कुछ पता ही नहीं और वो भी मुब्तला मर्ज हो जाती है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि शोहर तो बेचारा बिल्कुल जो है वो एक शरीफ इंसान है, लेकिन उसकी बीवी जो है अपनी जिनसी तस्कीन के लिए किसी और मर्द का सहारा ले रहा होता है और पता नहीं चलता उसके शोहर को, और दोनों अफराद HIV इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जब इन HIV इन्फेक्टेड फैमिली से जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे भी HIV पॉजिटिव हो। तो इस तरह से बहुत से ऐसे अफराद जो कि मुब्तला मर्द होते हैं वो बिल्कुल बेकसूर होते हैं। लाजमन ये आप ये ऐसा न समझें कि जिसने जिनसी बेराह रवी इख्तियार की हो या जिसने फाहिशा औरतों के साथ, लाजमी नहीं, लेकिन उससे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्हें HIV इन्फेक्शन लग जाए। उसके अलावा मसलन आप नाई के पास जाते हैं, बहुत से नाई, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, बहुत से नाई हजरात ऐसे होते हैं कि वो ब्लेड चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से HIV का इन्फेक्शन लगना बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। और अगर वो ब्लेड चेंज भी करता है तो उसके पास बाकी जो चीज़ें हैं, मसलन हेयर ट्रिमर जो मशीन आती है, वो तो चेंज नहीं हो पाती।
तो उससे भी इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आप हेयर ट्रिमिंग के लिए मशीन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी हेयर ट्रिमर मशीन जो है वो बहुत सस्ती आ रही है, तो वो आप अपने घर में रख लें और हेयर ट्रिमिंग आप खुद करें। और अगर आप नाई से करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अपनी वो मशीन ले जाएं। और बेहतर ये है कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप अपने पास एक बक्सा रख लें। जब नाई के पास जाएं तो शेविंग का पूरा सामान उसमें मौजूद हो, मसलन पाकी, ब्लेड और हेयर ट्रिमिंग मशीन और सीजर, कैंची बहुत अहम चीज़ है। हेयर ट्रिमिंग जो नहीं करवाते लेकिन सीजर तो लाजमन इस्तेमाल होती है, और सीजर आपको पता है कितनी महंगी है, तो नाई हर बंदे के लिए अलग सीजर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही कोई मार्केट में डिस्पोजेबल सीजर्स मौजूद हैं जो कि बार बार चेंज किया जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी आम आदमी को, आम लोगों को जो HIV पॉजिटिव निकल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न और सबब है वो नाई हजरात हैं जो कि इसको फैला रहे हैं। तो मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन नाई हजरात भी बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं। ब्लेड तो चेंज कर लेते हैं और अपने आलात को डिटोल से वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि वो डिटोल में महज उस टाइम जो है अपने कस्टमर को मुतमईन करने के लिए वॉश कर रहे होते हैं। अगर उसको डिसइंफेक्ट करना है तो उसको बाकायदा उसको कम से कम आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा रखना चाहिए, उसके बाद वो डिसइंफेक्ट हो पाएगी। लेकिन वो 3 से 4 मिनट में या 1 मिनट में पेशेंट अपने क्लाइंट के सामने, कस्टमर के सामने उसको वॉश करके और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें भी ज़्यादातर जो है वो सीजर तो वॉशेबल नहीं होती, उसको वॉश नहीं करते। मसलन हेयर ट्रिमिंग जो मशीन है वो वॉशेबल नहीं है, उसको वॉश नहीं करते, तो उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि HIV का इन्फेक्शन या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन आपको लग जाए। उसके बाद जो उनके पास कंघी होती है, वो कंघी भी बार बार एक ही कंघी इस्तेमाल होती है और वो भी वॉशेबल नहीं होती, उसको भी वो वॉश नहीं करते। अगर वो वॉश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस्तरे या अपनी पाकी को वॉश करते हैं, और चीज़ें तो वो वॉश नहीं करते, डिसइंफेक्ट नहीं करते। तो नाई से हमें इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं दोषी आपको ठहरा रहा हूँ, क्योंकि सेहत आपकी है और इसकी हिफाजत का जिम्मा आपका है, नाई का नहीं। अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका प्रोफेशन है, वो अपने लिए चंद रोजी रोटी के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो हर चीज़ हमारे लिए चेंज नहीं कर देंगे और ना ही हम उन्हें इतनी ज़्यादा पेमेंट दे पाएंगे जो कि वो हर चीज़ हमारे लिए चेंज कर दें। तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि आप जब नाई के पास जाएं तो एक बक्सा अपने साथ ले जाएं, उसमें आपकी शेविंग के हवाले से, हेयर ट्रिमिंग के हवाले से, हेयर कटिंग के हवाले से हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर हजरात। उनमें अताई डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, वो भी हैं, उनकी भी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो डॉक्टर हजरात के हवाले से मैं कहूं कि इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट जो है वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं जिनके पास जो है वो ऐसा इंतज़ाम या तो नहीं है, अगर है तो वो नहीं हो पाता, डिसइंफेक्ट उनके आलात नहीं हो पाते, क्योंकि सर्जिकल आलात बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वो डिस्पोजेबल नहीं होते, उन्हें डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। अब डॉक्टर हजरात के पास कौन जाता है और उन्हें कौन चेक करता है? मरीज जो है वो अपनी परेशानियां, मजबूरियां, तकलीफें लेकर जब उनके पास जाता है तो उनके रहम और करम पर होता है, और वो चाहें तो डिसइंफेक्ट करें आलात को, चाहें तो न करें, क्योंकि ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में तो ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज हो रही होती हैं, तो बार बार डिसइंफेक्ट करना आलात को, लेकिन जो अमला होता है उसकी सुस्ती, उसकी जो है वीकनेस और उसकी सुस्ती की वजह से वो आलात सही माना से डिसइंफेक्ट नहीं हो पाते और इन्फेक्शन के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे जो डेंटिस्ट बैठे हुए हैं वो डॉक्टर ही हैं, लेकिन
آپ کو پتا ہے سرجیکل آلات اور یہ آلات کتنے مہنگے ہیں، تو ڈسپوزیبل نہیں ہیں اور وہ ڈس انفیکٹ نہیں ہو پاتے، ڈس انفیکٹ انہیں نہیں کرتے صحیح معنی سے، اور اس کی وجہ سے ڈینٹسٹ حضرات جو ہے وہ بے حد زیادہ انفیکشنز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں بھی اگر کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو تسلی کر دیں، انہیں کہیں کہ بے شک آپ اپنی فیس زیادہ لیں، ہم سے ٹائم زیادہ لے لیں، لیکن آپ اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ کریں اپنے آلات کو، اس کے بعد آپ ہمارا چیک اپ کریں، معائنہ کریں، علاج کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ یقین جانیں آپ انفیکشن لے رہے ہیں، وہ انفیکشن پھیلا نہیں رہے بلکہ آپ انفیکشن ان سے لے رہے ہیں، پیسے دے کے ان سے انفیکشن آپ خرید کر رہے ہیں، چاہے وہ نائی ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کیونکہ صحت آپ کی ہے اور صحت مند رہنے کا ذمہ آپ نے لیا ہوا ہے، نہ کہ اس ڈاکٹر نے، کیونکہ وہ تو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو اپنی صحت کا خیال کیجئے، جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نائی کے پاس جائیں تو کوشش کریں کہ انفیکشن سے بچنے کے لیے ان تمام تدابیر کو اپنائیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزن اور اسباب ہیں، مثلا اللہ نہ کرے ایک گھر ہے، اس میں ایک فرد جو ہے وہ HIV پازیٹیو ہے، تو گھر کے تمام افراد کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مثلا اس کی کنگھی الگ کر دینی چاہیے، اس کے شیونگ کا تمام سامان الگ کر دینا چاہیے، اور اس کی اہلیہ یا بیوی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ انٹرکورس نہ کرے، اس کے ساتھ میلاپ نہ کرے، اگر کرنا بھی چاہے تو کنڈم وغیرہ استعمال کرے، اور اس کے بعد وہ کسنگ وغیرہ بالکل نہ کریں۔ کسنگ کرنے سے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جنسی کسنگ کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس طرح سے کسنگ کرنے سے بہت زیادہ انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات کہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے افراد ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ ہم HIV پازیٹیو ہو چکے ہیں، کیونکہ HIV پازیٹیو ہو جانا اور HIV کیریئر ہو جانا ایڈز الگ چیز ہے۔ جب HIV ایکٹیو ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس مریض کو ایڈز کا مریض کہہ سکتے ہیں، جس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ لیکن HIV پازیٹیو اور HIV کیریئر بہت سے افراد ہیں جن کو خود یہ پتا نہیں کہ ہم HIV پازیٹیو ہیں۔ تو میرا گزارش ہے، ان سے التجا ہے کہ وہ تمام افراد کو جن علاقوں میں HIV بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ان تمام افراد کو میری طرف سے گزارش ہے کہ وہ جائیں اپنا HIV چیک اپ کروائیں۔ اگر اللہ نہ کرے انہیں پازیٹیو ہے تو بے شک کسی کو نہ بھی بتائیں، اپنا علاج کنٹینیو کریں اور اس کے ساتھ ایسے تدابیر اپنائیں تاکہ وہ مرض زیادہ نہ پھیل پائے۔ یہ ایک عبادت ہے اور آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سے افراد کو HIV پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو بچائیں، اس کے بعد اپنی فیملی کا چیک اپ بھی کروائیں، اگر وہ نیگیٹو ہیں تو اپنی فیملی کو بچائیں، اپنی فیملی کی حفاظت کریں، اپنی اہلیہ کی، اپنے بچوں کی، اور اگر آپ سیکس کرنا بھی چاہیں تو کسنگ سے پرہیز کریں اور کنڈم کا استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ سیکس آپ نہ کریں، اگر کریں مجبور ہو جائیں تو پھر کنڈم استعمال کریں اور کسنگ سے بالکل پرہیز کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو انہیں آپ بتائیں کہ میں HIV پازیٹیو ہوں، اور آپ اس حساب سے اپنے سرجیکل آلات یا سرنج وغیرہ جو بھی استعمال کریں اس حساب سے آپ استعمال کریں تاکہ یہ انفیکشن کسی اور کو نہ لگ جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ نائی کے پاس جائیں تو بالکل آپ نے اپنے پاس ایک الگ سے شیونگ کا بکسا آپ نے رکھنا ہے، اس میں ہر چیز آپ کی اپنی ہو، کیونکہ آپ نائی کے پاس اگر جائیں گے
اور آپ کے پاس اگر اپنا سامان نہیں ہوا، اس نے اپنی سیزر استعمال کی، ہیئر ٹریمنگ مشین استعمال کی، یا جو بھی چیز اس نے اپنی استعمال کی، آپ یقین جانیں کہ آپ اس کے پاس انفیکشن چھوڑ کر آئیں گے جو کہ کئی لوگوں کو متاثر کرے گی، اور آپ گناہ عظیم کا شکار ہوں گے۔ جو HIV پازیٹیو ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنا علاج باقاعدہ کروائیں، بے شک اس چیز کو راز میں رکھیں، کیونکہ یہ ایک بڑا گھنونا اور خطرناک مرض ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت زیادہ بدنامی کا بھی ریزن اور سبب بن رہا ہے۔ تو بے شک اس چیز کو راز میں رکھیں، لیکن اپنے علاج کو کنٹینیو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تدابیر اپنائیں جو کہ اس کے پھیلاؤ کا سبب نہ بن پائیں۔ اور اس کے ساتھ میں انہیں یہ بھی بتاؤں کہ HIV کیریئر بہت سے افراد ہیں، آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا ایڈز کے ہونے سے۔ جب HIV وائرس جب ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر وہ ایڈز پیدا کرنے کا سبب اور ریزن بن جاتی ہے۔ سو آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اور بہت سی جدید ریسرچ بھی ہوئی ہے، طب نبوی کے بہت سے نسخے ہیں جن سے اس کے نگیٹو ہونے کا بہت زیادہ جو ہے ان کے چانسز ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ یقین جانیں وائرل ڈیزیز کے حوالے سے، HIV کے حوالے سے روزہ جتنا مفید اور فائدہ مند ہے، اس قدر کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دے پاتی جتنا فائدہ روزے سے ہوتا ہے۔ تو آپ روزہ رکھیں، اور ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے جو کہ HIV کے حوالے سے ہے، تو آپ اس میں دیکھیں، پورے پلے لسٹ کو دیکھیں، لیکن اس میں ایک اسپیشل ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہے طب نبوی سے HIV کا یقینی علاج، تو ایک نسخہ ہم نے اس میں دیا ہے، وہ بھی جا کے دیکھیں، روزہ رکھیں اور وہ نسخہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ہم نے آج آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، سو اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ